नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है उस दिन। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग द चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में फर्क क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है ना। पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट बनना और इन दोनों चीजों में आपस का अंतर जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, व्हाट्स द डिफरेंस? हाँ, ठीक है। क्या होता है, कोई आइडिया है तुम लोगों को, पता है? सर हम तो साइंस के हैं, हमें क्या लेना देना है इससे सर। टेंथ में हो अभी? अभी टेंथ में हो? हाँ तो फिर तो पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आएगा। बताओ बताओ, व्हाट्स नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है बताओ। एक्चुअल में जब हम कहते हैं ना अपने वतन से मोहब्बत, जब हम अपने वतन की मोहब्बत की बात करते हैं, अपने वतन से लगाव की बात करते हैं, तो वो नेशनलिज्म में आ जाता है। पेट्रियोटिज्म मतलब होता है द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। हाँ सही कह सकते, कहते हैं पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक एक्चुअल में नेशनलिज्म का ही टर्म है। नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी टर्म है, पेट्रियोटिज्म इसका एक पार्ट है। मतलब मैं एक पेट्रियोटिक हूं, मतलब मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, लेकिन वतन के लिए लड़ूंगा नहीं। नेशनलिज्म कहता है कि भाई तुम्हें वतन के लिए लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, और कभी कभार भूखा भी रहना पड़ेगा। ये नेशनलिज्म कहता है। पेट्रियोटिज्म इज जस्ट अ सिंपल टर्म, it's actually a part. You can say that nationalism is the feeling of belonging and loyalty that causes people think of themselves as a nation. ये एक्चुअल में एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक थॉट है, एक आइडिया है। 2 मिनट रुक जाता हूं, ठीक है। जब तक अजान खत्म हो जाएगी ना, 2 मिनट रुक जाता हूं एकदम। इस टाइम पे तो क्लास होनी नहीं चाहिए थी, आई थिंक सो। या तो 5 मिनट 6 मिनट पहले होती, या फिर अब नमाज के बाद होती, है कि नहीं। भाई नमाज एकदम बिल्कुल बीच में रखी है। अब बताओ मुझे, या तो 4 बजे से होती, नमाज पढ़ लेता इंसान, है कि नहीं। अभी जस्ट 4 बजे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नमाज 4 बजे होती है। कितने बजे होती है नमाज? 5 बजे। तो ये कौन सी अजान थी फिर? तो ये कौन सी अजान थी? ओके, अहले हदीस। एक्चुअल में ये लोग टाइमिंग का थोड़ा सा पहले कर लेते हैं हर चीज में। अहले हदीस जो होते हैं इनका टाइमिंग थोड़ा पहले होता है। तो मतलब असल में टाइम तो 5 बजे का है ना। 4:45 पे अजान होती है ना, वो सही है, सही है। तो इनका पहले होता है। कोई नहीं भाई, इस्लाम इज जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या होते हैं कि इन 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 दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन जो होता है कि जबरदस्ती किसी को नहीं होती है दीन के जरिए से किसी को इस्लाम में लाने की। तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, इनका अपना तरीका, हमारा अपना तरीका, हर किसी का है। बट जाना तो एक ही जगह पे है लास्ट में, ठीक है। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, बिलोंगिंग एंड लॉयलिटी। बिलोंगिंग का मतलब होता है कनेक्शन, अटैचमेंट, एंड लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। और जो हमें कॉज मतलब होता है जो चीज हमें क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? ये सोच, क्या सोच? हम सब एक नेशन के हैं, वी आर ऑल इक्वल। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, एंड नेशनलिज्म इज फीलिंग ऑफ लव, देश से मोहब्बत।
और यही मोहब्बत इंसान को देश से लड़ने के लिए तैयार करती है। यही मोहब्बत थी जिसने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए मजबूर किया, और यही वो मोहब्बत थी जिसे लोगों ने अपने दिलों में बसाकर अपने वतन के लिए जान दी है। वो चाहे मंगल पांडे थे, वो चाहे भगत सिंह थे, वो चाहे लाला लाजपत राय थे, या वो चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वो चाहे गांधी जी थे, वो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम थे, या फिर वो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे, या बी आर अम्बेडकर थे। हर एक इंसान नेशनलिस्ट लीडर ने मिलकर, चाहे वो आजादी से पहले या आजादी से के बाद मर गए, शहीद हुए, लेकिन हर एक इंसान का नारा अपनी वतन की जीत और अपनी वतन की आजादी थी। और ये तब होता है जब आप अपने वतन में होते हैं, लेकिन आप अपने वतन के नहीं होते। आपके वतन की चीजें आपकी होती है, लेकिन आप उनपे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जिस वतन में रहते हैं वो वतन आपका है, लेकिन आपकी वहां चलती नहीं है। आपका घर अपना, आपकी सड़कें, आपके रिसोर्सेज, आपकी जमीन, आपका सब कुछ, लेकिन आप पे कब्जा कोई और कर बैठा है। उससे लड़ना, उससे अपने वतन को हासिल करना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। उसको कहते हैं नेशनलिज्म। और ये नेशनलिज्म और कौन से कॉन्टिनेंट का पढ़ रहे हैं? यूरोप का। और क्यों हुआ था नेशनलिज्म उनके अंदर में? क्योंकि फ्रांस की वो स्टोरी याद है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का किस्सा था, जब उनके साथ वो मसला हुआ था, जब नेपोलियन को मार दिया गया था, और 1815 में उनके साथ वर्सली ट्रीटिया वियना हुई थी। उस ट्रीटिया वियना में उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। उनके ऊपर फिर से एक बार वही बर्बन डायनास्टी लाई गई, जो लुईस 16 का रूल था। वो मोनार्की वाला रूल आया गया था फ्रांस में। और यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट किसने किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। किसने किया? फ्रेंच। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेस? क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? व्हाट इज द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? फ्रेंच रेवोल्यूशन आंसर है इसका। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग 19th and 20th centuries nationalism was a powerful force that could create। 19वीं और 20वीं सदी में नेशनलिज्म इतना जबरदस्त पावरफुल फोर्स, मतलब एक तरीके का वेपन था, एक तरीके का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और एक तरीके का बहुत बड़ा स्लोगन था, जो कि क्रिएट कर सकता था। क्या क्रिएट कर सकता था? दो चीजें, वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज, या ब्रेक वन नेशन अप इनटू मेनी कंट्रीज। इन दो लाइन्स को समझ सकते हो तुम लोग? क्या लिखा है जरा दिमाग लगा, बताओ क्या है। ये हमारा आज पहला ही चैप्टर है, ठीक है ना? तुम लोग साइंस के नहीं हो, तुम लोग आर्ट्स, ये आर्ट्स का बैच है। तुम साइंस में हो ना, तुम लोग 1 घंटा पहले आए हो। समझ आए ना ये चीज? इस कंफ्यूजन में ये भी थे बेचारे, ठीक है ना? तो तुम अब आराम से, टेंशन मत लो, अपने ऊपर हावी मत करना कि भाई हम तो पढ़ रहे थे वो क्या नाम है उसका, मैटर एंड लाइफ प्रोसेस एंड समथिंग एट, और यहाँ क्या हम पढ़ रहे नेशनलिज्म। ये एकदम से क्या झमेला हो गया भाई। एक्चुअली में तुम लोग 1 घंटा पहले आए हो, तुम लोगों ने टाइम टेबल में कंफ्यूजन होगा है ना? तुमने देखा होगा यार, क्लास तो 3:50 से है, लेकिन वो 3:50 से तुम लोगों की नहीं, 3:50 से नीचे तुम लोगों की है। तुम लोगों की 4:45 से है ना? तो कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव, है ना? कोई बात नहीं। तो अभी तुम लोग जो हो यही जगह जगह सही है, गलत जगह नहीं है, बस क्लास गलत है अभी। तो 19वीं और 20वीं सदी के टाइम पीरियड पे नेशनलिज्म को कहा जाता था कि ये इतना जबरदस्त पावरफुल फोर्स था, जो कि एक कंट्री को कई कंट्रीज में डिवाइड कर सकता था, और कई कंट्रीज को एक कंट्री में जोड़ सकता था। समझा नहीं ये चीज? इसका मतलब क्या है? नेशनलिज्म जब लोगों के दिलों में उतरता है ना, तो फिर उनकी कंट्री कितने भी लोगों के कब्जे में है, वो उसको आजाद करे बगैर नहीं रहते। और या फिर उनका उनकी उनकी कंट्री जो है, अगर वो कंट्रोल में तो उसको आजाद कराएंगे, या कई कंट्रीज को मिलाकर एक नेशन बना सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट भी बना सकते हैं। ये यूरोप के इस नेशनलिज्म ने दिखाया दुनिया को। फ्रांस एक कंट्री थी, उनको कब्जा किया था किसने? प्राग ने। प्राग मतलब प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन।
लेकिन उन्होंने जब नेशनलिज्म अपने मुल्क में स्टार्ट किया और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैल गया, तो हर जगह पे जिधर जिधर यूरोपियन यूनियन ने कंट्रीज को कैप्चर किया था, वो चाहे ऑस्ट्रिया था, वो चाहे इटली था, वो चाहे जर्मनी था, वो चाहे फ्रांस या वो चाहे ब्रिटेन था, सारी कंट्रीज को अलग अलग कर दिया नेशनलिज्म ने। इसमें पढ़ेंगे आगे सारी कंट्रीज। नहीं, प्राग इससे पहले से जर्मनी इटली वगैरह कब्जे में था, वो कुछ नहीं कर पाई। एक्चुअल में फ्रांस था जिन्होंने यूरोप के अंदर नेशनलिज्म उठाया। वो कंट्रीज आ नहीं कब्जे में थे। जैसे हिंदुस्तान को कब्जा किया अंग्रेजों ने कब, बहुत पहले से, लेकिन नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ, 1915 में। कब, जब कौन आया, गांधी जी आए। क्या उससे पहले हम कब्जे में नहीं थे? लेकिन एक्चुअल में एक अप्रोप्रिएट लीडर नहीं था, एक अप्रोप्रिएट इंसान नहीं था जो हमें रास्ता दिखा रहा है हम कहां जाए। उससे पहले भी कब्जे, 250 साल तक कब्जे में थे हम भाई। लेकिन गांधी के आने के बाद लोगों के अंदर एक जज्बा आया, एक एक रास्ता मिल गया लड़ने का। इससे पहले भी लड़े थे लोग, बहुत बार लड़े थे, मरे भी थे, लेकिन आजादी की कोई भी जो उधर चिंगारी नजर नहीं आ रही थी। एक्चुअल में 1915 में गांधी के आने के बाद नेशनलिज्म पहले से स्टार्ट, लेकिन नेशनलिज्म का एक फोर्स, नेशनलिज्म की एक आग, नेशनलिज्म का एक झटका जो है वो ज्यादा स्टार्ट हुआ 1915 से इंडिया में। सेम यहां पर भी था कि प्राग ने इससे पहले कई और कंट्रीज को, कई और नेशंस को कब्जे में रखा था, लेकिन फ्रांस के कब्जे के बाद फौरन फ्रांस ने कहा हम और जैसे नेशंस की तरह नहीं है, हम चुप करें, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम लोगों को कब्जा करने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इन लोगों ने जो जिंदगी नेपोलियन के अंदर में गुजारी थी वो मजेदार थी, वो बेहतरीन थी। इन लोगों को चाहिए था वही जो नेपोलियन के टाइम पे था। प्राग ने जर्मनी, इटली, जो इससे पहले कंट्री थी, ब्रिटेन, उन सब, स्पेन, इन सबको कब्जा कर रखा था। वो ऑलरेडी प्राग के कंट्रोल में थे, यूरोपियन यूनियन के कंट्रोल में थे। लेकिन उनके यहां नेशनलिज्म उस तरीके से नहीं स्टार्ट हुआ जिस तरीके से स्टार्ट किसने किया, फ्रांस। 19 ये फ्रांस ने स्टार्ट किया था 1815 के बाद। कब किया, 1815, क्योंकि 1815 में डेथ किसकी हुई, नेपोलियन की। तो नेपोलियन के डेथ के बाद फौरन फ्रांस ने स्टार्ट किया नेशनलिज्म। क्या किया, नेशनलिज्म। उससे पहले भी था, फ्रांस को इससे पहले नेशनलिज्म स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फ्रांस था डिक्टेटर कंट्री में। डिक्टेटर कौन था, नेपोलियन, और फ्रांस की जिंदगी मजे में चल रही थी। उधर ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी वो ऑलरेडी, इटली वो ऑलरेडी कब्जे में था। कब्जा इन द सेंस यूरोपियन यूनियन के कंट्रोल में था। समझा नहीं ये चीज? तो वहां पर नेशनलिज्म की लड़ाई चल रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो इतनी ज्यादा सक्सीड और इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो रही। लेकिन जो ही यूरोपियन यूनियन ने अब कब्जा किया किसके ऊपर, फ्रांस, तो फ्रांस ने फौरन वापस जवाब दिया। उन जैसी कंट्रीज की तरह चुप नहीं रहे। तो फ्रांस ने 1815 में एकदम से वापस जवाब दिया, ला पैट्री ली साइट, ला पैट्री ली साइट। ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, इस जमीन पे रहने वाले हम लोग बाशिंदे, हम तुमको अपनी जमीन पे कब्जा करने। वहां से स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअल में बेस किसने बना के दिया, फ्रांस ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। समझा नहीं ये चीज? तो ये था नेशनलिज्म का, ये जज्बा होता है। नेशनलिज्म एक्चुअल में एक ऐसी फीलिंग होती है लोगों के दिलों के अंदर कि वो अपने वतन के लिए लड़ भी सकते हैं, अपने वतन के लिए मर भी सकते हैं और अपने वतन के लिए मार भी सकते हैं। ये 19th और 20th सेंचुरी में हर एक कोने में, दुनिया की हर एक जगह पे नेशनलिज्म ने बहुत जीत दिलवाई। यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंपनीज ने बहुत सारे कंट्रीज को कब्जे में रखा था। वो चाहे इंडोनेशिया था, वो चाहे साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका को मसला याद है, अपार्थाइड, ब्लैक एंड व्हाइट का मसला, नेल्सन मंडेला, है ना, उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार चल रहा था। वो लोग भी बेचारे मजबूर थे, लेकिन रेवोल्यूशन उन्होंने भी किया, लड़ाई उन्होंने भी लड़ी। नेशनलिज्म उनके यहां भी दिलों में फैला था। तब जाकर 1992 में उनको आजादी मिली और नेल्सन मंडेला बन गए पहला ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सेम वाज हैपन इन द इंडिया, लेकिन वो उससे 50 साल पहले हो चुका था। गांधी के आने के बाद बैक टू बैक सत्याग्रह मूवमेंट्स की जीत, बैक टू बैक नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत, और बैक टू बैक उनके ऊपर एकदम लोगों का इकट्ठा होना और लोगों की आवाज उठाना और बाइकआउट करना। इट वाज एक्चुअली द साइन, ये साइन था अंग्रेजों के बाइकआउट का और उनकी हुकूमत को नकारने का, कि हम तुम्हारे यहां पर खुश नहीं है, तुम्हारा रूल हमारी कंट्री में कब्जा है, ना कि रूल है, गवर्नमेंट नहीं है एक्चुअल में। ठीक है ना? तो ये तब होता है, कहते हैं ना, कुरान में एक आयत है, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। इसका मतलब क्या होता है?
कि दुनिया में हक और बातिल साथ साथ आए हैं। हक और बातिल, बातिल मतलब होता है दुश्मन, हक और दुश्मन बातिल साथ साथ आए हैं। लेकिन जब हक कायम होता है ना तो बातिल सर्वनाश हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है और ये हिस्ट्री ने प्रूव करके दिया और कुरान ने आज से 1436 साल पहले प्रूव करके दिया है कि हक जब वाकई में आता है, सेम नेशनलिज्म हमारा हक है, इस कंट्री में आजादी से जीना हमारा हक है। यूरोप के लोगों को भी अपनी अपनी कंट्री में रहने का हक था, लेकिन यूरोप के यूनियन ने उन पे कंट्रोल कर रखा था, जस्ट लाइक द बातिल। और नेशनलिज्म एक क्या था, हक, सबका हक है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म थोड़ा सा वक्त लगाया, लेकिन नेशनलिज्म के जरिए से हर एक इंसान को आजादी मिली। समझा नहीं चीज? तो वो कंट्री के बेसिस पे चल रहा था। लुक एट दिस यूरोपियन सोसाइटी। जिस वक्त यूरोप के अंदर नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ उस वक्त यूरोपियन सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 10 बार। एक क्वेश्चन ये आता है, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू एंड द यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू। ये कंफ्यूजन होता है इसमें। अक्सर लोग जिन्हें दिमाग में एकदम वो ओवर कॉन्फिडेंस में, यूरोपियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, 3 स्टेट्स, वहां पर स्टेट ही लिखा होता है। यूरोपियन सोसाइटी 2 स्टेट्स में है और फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में। याद रखिए 2 स्टेट 3 स्टेट अलग अलग है। हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। जी जी जी। Actually, I'm right now in the meeting. So please, can you call me later, or I can talk to you later related to the project, or what is it? I don't know. Later. After an hour. Okay. Thanks. So, French society was divided into 3 estates: the clergy, the nobility, and the peasants. And European society was divided into 2 estates or 2 groups: the upper class and the lower class. अब अपर क्लास में कौन थे, लोअर क्लास में कौन थे? देखिए, अपर क्लास, द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर डोमिनेंट ग्रुप। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब हो गया यहां पर एलीट क्लास। क्या हो गया? एलीट। एलीट मतलब हो गया अमीर, अमीर मतलब हो गया रिच। क्या हो गया? रिच। जमींदार लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग होते जिनके पास जमीनें बहुत होती थी। ये किसमें आ रहे थे? दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। इन सब लोगों का एक ही जैसा लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि पैसा सबके पास सेम था, सबकी जिंदगी एक जैसी होती है, सबके पास गाड़ियां, बंगले, खाने, सब कुछ एक जैसे होते हैं इनकी, तो लाइफ स्टाइल और इंटरेस्ट एक ही था। इंटरेस्ट इनका था हुकूमत हमेशा हम करेंगे। क्या था? हुकूमत हमेशा हम करेंगे, रूल हम करेंगे, और लाइफ स्टाइल मतलब जिंदगी हम मजे की गुजारेंगे, लग्जरियस लाइफ। ये ओन क्या करते थे? लार्ज कंट्री एस्टेट्स एंड टाउन हाउस। एस्टेट्स का मतलब होता है एरियाज। सबसे बड़े बड़े एरियाज और सबसे अमीर एरिया किनके अंडर में होते थे? इन्हीं के अंडर में, रिच क्लास के अंदर। एंड आल्सो टाउन हाउसेस, और बड़े बड़े टाउन हाउसेस भी इन्हीं के अंडर में होते। और दीज आर कॉल्ड द अपर क्लास। ये कौन था? मोस्ट ऑफ देम स्पोक, ज्यादातर इनमें क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे ये लोग ज्यादातर। दिस इज अपर क्लास ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी एट द टाइम ऑफ नेशनलिज्म, व्हेन नेशनलिज्म हैज बीन स्टार्टेड इन यूरोप, जब यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ उस वक्त यूरोपियन सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइडेड। एक अपर क्लास था, एक लोअर क्लास। अपर क्लास वाज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, द रिच पीपल, एंड they were having the common interest in lifestyle, and most of them spoke French. This was upper class. The lower class, majority of the people were peasants. लोअर क्लास में ज्यादातर लोग कौन थे? peasants. peasants मतलब फार्मर्स। समझा नहीं ये चीज? फार्मर्स। एंड मोस्ट वर सर लैंडलेस एंड वीडियो और स्क्रीन क्लियर। हु इज दिस? हाँ बेटा, सर अब सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है और वीडियो रुक रुक जा। स्क्रीन ब्लर आ रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट हैपनिंग विथ यू गानिया? गानिया, do you have the same blur screen? हाँ बेटा, Abdurrahman, you have actually connected from the 2 devices. So please leave the class and join from the 1 device.
तुम्हारा दो बार कनेक्टेड है, 2 बार। फैज तुम्हारे पास भी आ रहा है क्या ऐसा ब्लर स्क्रीन? नो सर। ओके, अब्दुलरहमान दोबारा से आ जाओ, या कनेक्शन तुम्हारा लूज है, थोड़ा सा कुछ मसला है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। एट द टाइम ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कभी कभार अपनी कंफर्ट की वजह से जिंदगी बहुत परेशान भी होती है। ये मुझे एक अच्छा एग्जांपल मिल गया अभी। ये फैन खामखा यहाँ पर मेरे लिए शोर कर रहा था। फैन बंद किया ना तो मेरा सर जो है एकदम बिल्कुल रिलैक्स होने लगा। लगाया गया इसको किस चीज के लिए? कंफर्ट के लिए। हवा तो दे नहीं रहा है, दूर में इतना हूं, हवा आ ही नहीं रही थी, और शोर इतना कर रहा था, मेरा सर दुख रहा था। समझा नहीं ये चीज? इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कभी कभार आसपास की चीजें जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी फील कराता है ना, उनसे दूर रहने की कोशिश करके ही रिलैक्स मिलता है। समझा नहीं? ये चीजें जिंदगी का बड़ा सबक है यार, सोच लो जरा इस पे। ठीक है, ओके। सो एट द टाइम ऑफ starting of nationalism in Europe, the society in the Europe was divided into two classes: the upper class and the lower class. The upper class was having the landed aristocracy, यानी कि the rich people, जिनके पास जमीन ज्यादा होती थी वो, and also they are the dominants. Dominants मतलब हुकूमत करने वाले, जो हुकूमत करते, जो रूलर्स थे, ठीक ना। इनको कहा जाता था एक तरीके से कंजर्वेटिव्स। क्या कहते थे इनको? कंजर्वेटिव्स के बारे में सुना है ना तुम लोगों ने? वो 9th क्लास में एक चैप्टर है रशियन रेवोल्यूशन, उसके अंदर में है कंजर्वेटिव्स का किस्सा, वो मैं यहां बताऊंगा। कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं ना जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, और जो कभी भी नहीं चाहते कोई और इनके अलावा आ जाए, बस हमेशा ही अपने ऊपर ही रखते हैं सब। दे नेवर वांटेड टू शेयर पावर विद एनी अदर। वो हमेशा चाहते हैं कि रूल बस हम ही करें, और कोई ये किसी को काबिल ही नहीं समझते। और लोअर लोअर क्लास जो होते थे इनको तो बिल्कुल ये समझते थे कि ये भिखारी है। समझा नहीं ये चीज? और इनको करवाते थे काम एज सर्फस। सर्फस किसको कहते हैं? बॉन्डेड लेबर। क्या कहते हैं? बॉन्डेड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाते थे। ये कौन सा क्लास था? लोअर क्लास। सो यहां पर आपको पता चल गया होगा द द फाइट वाज बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास था यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के लोग जो कब्जा कर रहे थे। और लोअर क्लास थे कौन लोग? जमींदार लोग, फ्रांस के वो जमींदार लोग जिन पे इन्होंने कब्जा किया। अब बाकी कंट्रीज के भी लोग मिलेंगे इनके साथ, ऑस्ट्रिया के लोग मिलेंगे इनके साथ, इटली के लोग मिलेंगे, जर्मनी के लोग मिलेंगे। सारे यूरोपियन यूनियन के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा नेशनलिज्म का। लेकिन ये लोग भी हार नहीं मानते हैं। कंजर्वेटिव्स जो थे ये लोग भी हार नहीं मानते इतनी इजी से। ये भी अपना स्ट्रगल और अपना मूवमेंट चलाते रहते हैं, और आसानी से इनको आजाद नहीं करते, जैसे अंग्रेजों ने आसानी से हमें आजाद नहीं किया था, लड़ना पड़ा ना तब जाकर। सो नाउ द थिंग इज दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे यूरोप के अंदर वो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, एक्चुअल में कहां से हुआ, और आइडिया कहां से आया नेशन का? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी कहानी आपको मालूम है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। ये सब कुछ बता चुका हूं मैं। फ्रांस वाज फुली फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन कब? अंडर किसके रूल? मोनार्की। कौन था किंग? लुई 16 था। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई। इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, कन्वेंशन नाम रखा उसको, नेशनल असेंबली भी बनाई थी, टेनिस कोर्ट में बैठकर। अंदर जब लड़ाई हुई थी बाहर निकले थे तो इन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इन्होंने राइट्स भी दिए सबको, इन्होंने वोटिंग राइट भी प्रमोट किया, इन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया। आज के बाद हम टैक्सेस नहीं देंगे। तो मतलब ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन वेक ऑफ किसकी वजह से? लेड टू द क्या उससे क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब मोनार्की से क्या बन गया? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है आजादी, समझे ना, खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस। मोनार्की से हटके क्या बन गया? फ्रेंच सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी से लोगों को क्या मिल गई? सिटीजनशिप। क्या मिल गई? सिटीजनशिप। फ्रांस के सिटीजन बन गए लोग। पहले लोग फ्रांस के सिटीजन नहीं थे, पहले थे वो मोनार्क सिटीजन। जो लुई 16 चाहता था वही करता। टैक्सेस इनको खामखा देने पड़ते थे, जमीन इनके पास थी नहीं, जमीन का टैक्स देना पड़ता था। चर्चेज में जाने की इजाजत नहीं थी, चर्च टैक्स देना पड़ता था। जॉब इनके पास थी नहीं, जॉब का टैक्स देना पड़ता था। घरों में बिजली नहीं थी तो बिजली का टैक्स देना पड़ता था। सड़कों पे इनकी गाड़ियां चल नहीं रही थी, गाड़ियों का टैक्स देना पड़ता था।
जमीन में ये लोग खेती बाड़ी कर नहीं रहे, खेती बाड़ी का टैक्स देना पड़ता। थर्ड एस्टेट के साथ ये हो रहा था, थर्ड एस्टेट के साथ। तो इसीलिए उस थर्ड एस्टेट ने बड़े खतरनाक तरीके से रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था 1780 के खिलाफ। इसी के बाद वहां पर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई और फ्रांस को बनाया मोनार्की से उठाकर क्या बनाया, सोरानियन। सोरानियन का मतलब होता है फ्री। अब फ्रांस में मोनार्की का कंट्रोल नहीं, बल्कि किसका कंट्रोल, फ्रेंच सिटीजन का कंट्रोल है। थर्ड एस्टेट का किसका आ गया, थर्ड एस्टेट। एंड देन various practices adopted to develop a sense of collective identity among the people। और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस किए गए जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक सेंस, एक सोच कायम हो, और वो सोच क्या हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी। हम सब एक, जैसे इंडिया में हुआ था लास्ट में, समझा नहीं, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। फिर लोगों ने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया, गाना गाना स्टार्ट कर दिया अपने मुल्क के लिए। हमने अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए जान देने के अलावा बहुत सारे लोग मुल्क की तारीफ भी करते हैं, किताबें लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, गजलें लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, और एलिगोरीज भी बनाते हैं, पिक्चर्स भी बनाते हैं। समझा नहीं ये चीज, पिक्चर्स बनाते हैं अपने वतन की सिंबल। जैसे इंडिया की वतन की सिंबल क्या है, भारत माता। समझा नहीं ये चीज, कितने भारत माता। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज भी अपने मुल्क को आजादी के बाद एक सिंबल देते थे। यहां पर भी लोगों ने वही किया, डिक्लेरेशन ऑफ मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। यूरोप को किससे निकालना है, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है वन टाइप ऑफ मोनार्की। क्या होता है, यूरोप को किससे निकालना है, वो जो मोनार्की यूरोपियन यूनियन ने कर रखी थी। डेस्पोटिज्म एक तरीके का डोमिनेंस भी होता है, कब्जा भी होता है। कब्जे से निकालना है, मैं किसको निकालना है, यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट था जहां पर कंजर्वेटिव का रूल चल रहा था, बाकी लिबरल्स की वहां पर कोई औकात। लिबरल्स से फ्रांस के लोग कौन थे, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में फर्क क्या है। लिबरल्स हमेशा से आजादी चाहते हैं। लिबरल्स चाहते हैं एक ऐसा नेशन हो जो सारे मजहबों को एक जैसा सम्मान दे, एक ऐसा नेशन हो जहां पर सारे लोग इक्वल हो। लेकिन कंजर्वेटिव चाहते हैं कि रूल बस हम करें, अमीर हम ही है, हमारी तरीके से कंट्री चलेगी, और जो हम चाहे वही हो। तो ये लड़ाई कंजर्वेटिव और लिबरल्स की थी। कौन, हाँ कंजर्वेटिव खुद चाहते थे, लेकिन कंजर्वेटिव चाहते थे चेंज आए, हमें चेंज से दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लोली, आराम से। और लिबरल्स कहते नहीं, आराम से चेंज नहीं, कंट्री को चेंज होना है, कंट्री को इंडिपेंडेंट करना है, आजादी चाहिए तो एकदम से चाहिए भाई। लोगों को क्यों तुम सता रहे हो, क्यों लोगों पे जुल्म कर रहे हो। सेटिंग अप आप, अब क्या बनाया लोगों ने, ये जैकोबियन क्लब्स किसके लिए, बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट्स ऑफ नेशनलिज्म को फैलाने के लिए जगह जगह पर यूनिट्स बनाए गए। समझे, जैकोबियन क्लब्स मतलब एजुकेटेड क्लब्स, जैकोबियन क्लब्स, इन्हीं के जरिए से बाद में नेशनलिज्म को फैलाया जाता है। और वो टाइम पीरियड है 1830 का, जो था यूसुफ मजनी ने किया था इस पे काम, और सीक्रेट सोसाइटीज थी, उनका नाम क्या था, सीक्रेट सोसाइटीज। समझे नहीं, जैकोबियन क्लब्स। जैकोबियन क्लब्स एक्चुअल में ये थर्ड एस्टेट के लिबरल्स के ग्रुप बनाए गए ताकि नेशनलिज्म को फैलाया जाए। जब तक लोग यूनाइट नहीं होते हैं ना, तब तक कोई भी जंग जीती नहीं जाती। अगर थर्ड एस्टेट के लोग यूनाइट नहीं हो जाते तो वो लुईस 16 को कभी हराते, जबकि लुईस 16 कितना परसेंट था टोटल, 2%। अंग्रेज भी तो इंडिया में कितने परसेंट थे, कुछ ही थे थोड़े बहुत। हिंदुस्तान तो पूरी कंट्री थी, लेकिन हराया क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड। गांधी के आने के बाद ही पता चला कि हम लोग पहले यूनाइट हो जाए, तब जाकर कोई जंग हम जीत सकते हैं। So C was the condition. It also powered revolution in all Europe। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से सारे यूरोप के अंदर में क्या हुआ, रेवोल्यूशन पावर होगी। हर जगह पे कोने कोने में लोग जो है वो लड़ने लगे। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। पूरे यूरोप के अंदर चेंज आने लगा एकदम से, पूरे यूरोप के अंदर। तो दिस वाज एक्चुअली द बेस ऑफ नेशनलिज्म दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसकी वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से तैयार किया इसने लोगों को पूरे यूरोप के अंदर। सर वो कौन से लोग थे सर, हाँ सर वो कौन से लोग थे जो कंजर्वेटिव के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, radicals। रेडिकल्स। They were the radicals. They actually wanted to be the compromise with the conservatives, and also those people who wanted the monarchy। वो लोग जो मोनार्की चाहते थे, जो लुईस 16 को फिर से, मतलब लुईस 16 की हुकूमत को फिर से बहाल करना चाहते थे। वो लोग जो चाहते थे
कि लिबरल्स कभी ना आगे बढ़े, तो वो लोग हमेशा कंजर्वेटिव के साथ है। जैसे यूरोपियन यूनियन का प्राग, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये वो कंट्रीज थी जो कहीं ना कहीं कभी नहीं चाहती थी कि बाकी लिबरल्स को चांस मिले, हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे। दीज वर द कंजर्वेटिव्स, ये लोग थे वो जो हमेशा चाहते थे रूल करना। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या है? देखिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। दोनों दोनों चीजें आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। हर साल क्वेश्चन आता है ये एंट्रेंस में, हर साल, जामिया हो या बीएचयू हो या एएमयू हो, हर साल ये क्वेश्चन आता है। नेशनलिज्म जो होता है वो एक्चुअल में लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ नारे भी देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद इंडिया का नारा, हम क्या चाहते हैं, आजादी इंडिया का नारा, समझा नहीं ये चीज, वतन हमारा, देश हमारा, सर ये नारा है इंडिया का जो लोगों ने दिए थे। किसके लिए? अपने वतन के लिए। नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो यूनिक हो। ऐसे आम तरीके से तुम कहोगे लोगों को कि भाई अपने वतन से मोहब्बत करो, तो लोगों को क्या समझ आएगा? ठीक है, करेंगे, ओके, कुछ लड़के और करके दिखाना पड़ता है। तो यूरोप के अंदर में दो चीजें फैल गई, एक क्या फैला और दूसरा क्या फैला? लीसाइटून। लापेट्री का मतलब होता है फादरलैंड, लीसाइटून का मतलब होता है, ये दो नारे एक्चुअल में लिबरल्स ने दिए। किन्होंने दिए? लिबरल्स, जो आजादी चाहते थे। किससे? कंजर्वेटिव से, प्राग से। किससे चाहते थे? तो ये लिबरल्स एक्चुअल में ज्यादातर कौन लोग होंगे? फ्रांस के। कौन लोग होंगे? फ्रांस के, जिनके ऊपर कब्जा किया गया। they raised their slogans as La Patrie, Lee Saitun, सड़कों पे जा जाकर ये नारे लगाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, ला पैट्री, ली साइटून। जैसे हम लोग कहते थे अंग्रेजों के सामने, इनकलाब जिंदाबाद, है ना, अंग्रेजों देश छोड़ो, भारत छोड़ो, ऐसे नारे देते थे ना। एक्चुअल में व्हाट दैट मीन? दैट मीन्स नेशनलिज्म ना। तो इन लोगों ने भी कहा ला पैट्री, ला पैट्री मतलब फादरलैंड, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है। ली साइटून, सीजन्स, हम लोग इस जमीन के बाशिंदे हैं, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इस पे तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। एंड देन adoption of new constitution with citizens enjoying equal rights। और नेशनलिज्म का आइडिया ये होता है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या देगा? इक्वल राइट्स, सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स देगा। और साथ साथ में अडॉप्टेड ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब हो गया फ्लैग, एज ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस किया? रिप्लेस मतलब पहले वाला फ्लैग जो था उसको हटाकर नया फ्लैग लाया गया। तो पहले कौन सा फ्लैग था? रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल स्टैंडर्ड मतलब किसका फ्लैग था? ये किसका फ्लैग था? लुई 16 का। और उसके बदले में अब कौन फ्लैग आ गया? न्यू फ्रेंच फ्लैग। और जो क्या था? ट्राई कलर, है ना, समझा नहीं ये चीज? दिस फ्लैग, इस तरीके से अब ट्राई कलर वाला फ्लैग लाया गया। एक्चुअल में दिस वाज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, दिस वाज द सिंबल ऑफ विक्ट्री, ये विक्ट्री का सिंबल था फ्रांस के लोगों के लिए। एंड देन न्यू हाइम्स, हाइम्स मतलब होता है वर्सेस, या आप कहेंगे पोइट्री, ठीक है ना। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर इज रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ नेशन। समझा नहीं चीज? न्यू हाइम्स मतलब पोइट्री वगैरह लिखी गई। एंड ओथ्स, ओथ्स मतलब शपथ जो लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम अपने वतन को हमेशा सही सलामत रखेंगे, हम अपने वतन की हिफाजत करने के लिए, अपनी जान देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड देन वाल्टे एंड मार्टियर्स, जो वतन की आजादी के दौरान मर गए और जिनको शहीद का लकब हुआ, तो उनको हमेशा से याद कर दिया गया नेशन के नाम पे। जैसे आज भी हम अपने वतन के शहीदों को याद करते हैं, कहते हैं ना शोहदाए वतन, अपने वतन के लिए जिन्होंने जान दी है, जो उस टाइम पे शहीद हुए, जिन्होंने इस वतन को आजादी के लिए जो है आजाद करके जान दी है। उनमें से कौन कौन है? भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, जो है क्या नाम है उनका, मंगल पांडे है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान है, आलूरी सीताराम राजू है। ये लोग थे जिन्होंने अपने वतन के लिए जान दी, और नेशन इनको स्वीकार करता है एज ए मार्टियर। क्या करता है? मार्टियर। मार्टियर मतलब होता है शहीद। क्या होता है? शहीद, ठीक है ना। एंड देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्ट, ठीक है। तो जब नेशनलिज्म बहाल होता है, उसके बाद एक कंट्री को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, तो एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा क्या? सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। जिस टाइम तक वतन आजाद नहीं था, या जिस टाइम तक फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट का रूल चल रहा था फ्रांस के अंदर, वहां पर सबके लिए एक जैसा कानून नहीं था।
थर्ड स्टेट के लिए अलग था और बाकी स्टेट्स के लिए अलग। अब जब उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम, एक जैसा सिस्टम किसका, तोलने का और नापने का, सबके लिए बराबर। समझा ना, नाप तोल का सिस्टम आज के बाद सबको बराबर मिलेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन नया आया। एंड देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्मलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड एक्सक्यूज मी बेटा, हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आओ आओ आओ, वो खिड़की खोल देना उधर से दोनों। क्या मैंने आप समझी क्या सब्जेक्ट ही हुआ, हाँ ऑब्जेक्टिव हाथ ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव्स हाथ बन के था। हाँ ना सर, ओके ओके किंग चुन परवाह यम साथ मौके अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लस किं चुन परवाह बता सेव तंदे नाव सतन पत तमिस मौके तो सह कर फोन कुन साथ तमिस किं चुन टेंशन, ठीक किं ना परवाह, ठीक ठीक चलो अस्सलाम वालेकुम है। अरे मेरी लैंग्वेज थी कश्मीरी, कश्मीरी लैंग्वेज थी। सो फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। हाँ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम लोग कहते हैं एक्चुअल में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब हुकूमत एक जगह से हो जाएगी और सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। जैसे इंडिया में सेंट्रल से कोई रूल निकलता है तो पूरी कंट्री में लागू होता है और ये सबके लिए बराबर होता है। कोई कानून निकलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पूरी स्टेट्स के लिए एक जैसा होता है, वो किसी स्टेट के लिए कम और ज्यादा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फॉर्मलाइज्ड, है ना। ये तब होता है जब आइडिया ऑफ नेशन और नेशनलिज्म जो है लागू हुआ और फ्रांस के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्की खत्म हुई और उसके बाद फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स को क्या कर दिया गया, डिस्करेज। यानी कि पूरी कंट्री में अगर कोई लैंग्वेज को एक्सेप्टेंस दी गई तो वो कौन सी लैंग्वेज थी, फ्रेंच, और बाकी डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, डिस्करेज। डिस्करेज मतलब बाकी लैंग्वेज को कहा गया कि इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। अगर फ्रांस में रहना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किस लैंग्वेज को देनी है, फ्रेंच को देनी है। एंड इसके अलावा इमेजिनरी फीमेल एलिगोरीज, इमेजिनरी फीमेल एलिगोरीज मतलब अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक फीमेल एलिगोरी, एलिगोरी का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर बनाना, एक तरीके की पिक्चर बनाना अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया क्या, भारत माता, तो इन्होंने भी बनाई फीमेल एलिगोरीज वर यूज्ड टू शो, क्या शो करने के लिए, यूनाइटेड नेशन, हमारा देश एक है, हमारा देश एक है। एंड सच एज क्या बनाया गया, मैरिनिया जर्मेनिया। अभी दिमाग में लिख के रखो ये, और अभी दिमाग में ये ठान के रखो, ये 101% जो है ना, 1001% जो है ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एमई में, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है और कैसे आएगा, नेम द टू फीमेल एलिगोरीज विच वर एक्चुअली क्रिएटेड बाय द नेशन फॉर शोइंग द यूनाइटेड नेशंस। वो कौन सी दो फीमेल एलिगोरीज है जो दिखाई जाती थी एज ए सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो कौन सी दो थी, बैरेनिया एंड जर्मन। ये आपकी सीबीएसई में भी आएगा इस बार, 10th के बोर्ड में आएगा ये, ठीक है ना, उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वहां, तो अच्छा खासा इसमें याद रखें मैरिनियन जर्मेनियन, दिस वर द टू थिंग्स। आपको भी साइंस पढ़ना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले हिस्ट्री पढ़ो उसके बाद साइंस पढ़ो, आ जाओ। आज तुम लोगों के साथ मोय मोय हो गया, मोय मोय। तो अब हाँ, मैरिनियन जर्मेनियन। अच्छा एक सवाल है मेरा, भारत माता होता है, भारत पिता क्यों नहीं होता। चलो ठीक है, मोहब्बत करते हैं। इन लोगों ने फीमेल एलिगोरीज बनाई, मेल एलिगोरीज क्यों नहीं बनाई, वाई वी शो नेशन एज ए भारत माता, फ्रांस शो करता है एज ए मेरिनी, जर्मनी शो करता है एज ए जर्मेनिया, फीमेल फिगर उसको ही क्यों बनाया जाता है, फीमेल फिगर उसको ही क्यों बनाया जाता है, कहां गई,
दो फीमेल फिगर पीछे गई, कहां गई भाई? यार दो फिगर्स आगे आएगी, टेंशन मतलब आगे आएगी. सो व्हाई द नेशंस आर शोइंग फीमेल फिगर्स एज a symbol of यूनाइटेड नेशन? माँ हमेशा जोड़ने की बात करती है और बाप हमेशा तोड़ने की बात करता है. है कि नहीं? तुम्हें पता है यार, हो जा बड़े, अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना इन पे कंधों पे, तब पता चलेगा तुम्हें, है ना, तब पता चलेगा. खामखा खाना खा रहा है घर में, फ्री का राशन मिल रहा है इसको, रोटियां तोड़ रहा है, काम काज कुछ नहीं है, इसको तुमने सर चढ़ा रखा है. माँ कहती है कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं. तो माँ हमेशा जोड़ने की बात करती है और बाप हमेशा तोड़ने की बात करता है. इसीलिए नेशंस ने हमेशा सिंबल जो दिखाई है ना मोहब्बत का, फीलिंग का, इमोशंस का, नेशनलिज्म का, वो हमेशा फीमेल फिगर उसको दिखाया है. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट भारत माता, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट भारत पिता. हमें हालांकि पिता तो है जो सो कॉल्ड नेशन के लिए बेस में, हम अगर देश की बात करेंगे तो बापू है, अभी बर्थडे मना गए ना उनके बापू का, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन है हमारे वो इंडिया के. ठीक है, गांधी जी को नहीं बोलोगे तुम? अच्छा, तो पैसे पे गांधी जी हटा के दिखाओ मुझे, और उसके बाद चला के दिखाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो अलग बात है कि दिल दुखता है एक बोलने से, लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री की बात करोगे तुम तो फादर ऑफ द नेशन नहीं, लाइन गलत है, फादर ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशन बोला जाता है. समझा नहीं ये चीज? ये एक्चुअल में लाइन थोड़ी सी बीच में लोगों ने तोड़ दी है. एक्चुअल में मेकिंग ऑफ द नेशन के फादर है, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे होता है ना. तो इस तरीके से फादर ऑफ द मेकिंग ऑफ द नेशन, इंडिया के मेकिंग ऑफ द नेशन का फादर कहा जाता है गांधी जी. समझा ये चीज? अब आएंगे हम लोग नेपोलियन कोड पे. ऐसा क्या था फ्रांस के लोगों के पास जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप के अंदर नेशनलिज्म स्टार्ट किया? यूरोप की नेशनलिज्म का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस के लोगों. तो था क्या ऐसा फ्रांस के लोगों के पास कि जिसकी वजह से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी यूरोप से? वो था नेपोलियन कोड, सिविल कोड. इट वॉज एक्चुअली कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपोलियन. एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन था ये नेपोलियन का. दुनिया में अगर डिक्टेटर कभी सुनते हैं यार डिक्टेटर, तो हमें एकदम गुस्सा आता है. डिक्टेटरशिप तो बहुत खतरनाक होती है. ये दुनिया का वाहिद ऐसा डिक्टेटर था नेपोलियन जिसको मोहब्बत की थी लोगों ने. एक ऐसा वाहिद डिक्टेटर था जो लोग चाहते थे कि ये रहे, ये डिक्टेटरशिप करे. समझा नहीं ये चीज? चाहते थे इसको लोग, because he has actually approached such kind of the policies for the people. He have actually introduced such kind of the policies and programs for the people of France. For those reasons, the people of the France loved him a lot. The people of the France sacrificed for him. The people of the France approached him, and the people of the France actually supporting him. ऐसा कुछ किया था फ्रांस, इसने बंदे ने वहां 1801 में ये नेपोलियन एज ए डिक्टेटर बन के आया था. 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ. 1799 में जिस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था ना, नेपोलियन उस वक्त फ्रांस का आर्मी जनरल था. क्या था? आर्मी जनरल. ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ आर्मी जनरल इसने वहां पर अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बनाई थी. इसने फ्रांस के लोगों पे पकड़ बहुत जबरदस्त बनाई थी. डिक्टेटर दो ही तरीकों से आदमी बनता है, या उसके पास पैसा ज्यादा हो या उसके पास पावर ज्यादा हो. दो ही चीजें होती. अगर पैसा ज्यादा होगा तो पावर खरीद सकता है, और अगर पावर ज्यादा होगा तो पैसा बना सकता है. दो ही चीजें होता है. पावरफुल पीपल कम फ्रॉम द पावरफुल प्लेसेस. नो, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल. वो नहीं देखिए केजीएफ, रॉकी नहीं देखा? रॉकी उसमें है ना कॉन्सेप्ट. एक्चुअल में अगर आप पावरफुल हैं तो आप पैसा बना सकते हैं बड़े आसानी से, because you have the power. You can make any kind of the policies through which you can gain money and you can credit yourself. और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, पावर खरीद सकते हो आप. सेम दो ही चीजें होती हैं. तो एक्चुअल में नेपोलियन के पास दिमाग भी था और पावर भी था, दोनों चीजें.
पावर कैसे था, ये आर्मी का जनरल था, वो तो इसके पास पूरे फ्रांस की आर्मी का कंट्रोल था। अगर ये 1 सेकंड में इजाजत देता आर्मी को कि फ्रांस को तबाह कर दो, तबाह कर देते। लेकिन इसने उस आर्मी के पावर को दिमाग से और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया, इसने इलीगल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। 1799 में फ्रांस का रेवोल्यूशन खत्म हुआ और उसके जस्ट 1 साल बाद 1801 में 1801 में इसने अपने आप को अनाउंस कर दिया डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। और जो ये डिक्टेटर आया तो बहुत सारे लोगों को टेंशन होने लगी, भाई अब कुछ और होगा। लेकिन जब ये आया तो इसने लोगों को अनाउंस कर दिया कि आपके साथ जितनी भी ज्यादती फ्रेंच रेवोल्यूशन और लुई 16 के दौरान हुई है वो सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फ्रांस में किसकी थी, पीजेंट्स की, थर्ड एस्टेट की थी। 98% पॉपुलेशन वाज देयर। उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए तो अच्छा, अगर हमारे लिए कुछ होगा तो इसने वैसा ही किया। और क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड क्या था, सबसे पहले इससे पहले फ्रांस के टाइम पीरियड में जब लुई 16 था और लुई 16 के मरने के बाद भी जब फ्रांस के लोगों ने अपनी हुकूमत खुद से संभाली थी, तब भी उन लोगों ने सारे लोगों को इक्वलिटी, वुमेन्स को तो बिल्कुल नहीं दी थी। वुमेन्स को कहते थे कि ये कंसिडर ही नहीं है नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिज्म इनके लिए कुछ है ही नहीं, ये करती नहीं है कुछ, वुमेन्स को कहते थे वो अपने लोग फ्रांस के खुद। तो इसने कहा नहीं, आज के बाद प्रिविलेजेस जो होते थे ना, प्रिविलेज मतलब ऑनर, वो इज्जत देना, वो एक तरीके का सेपरेट स्पेशल स्टेटस, वो चौधरी साहब, मुखिया साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ना, वो जो मोहल्ले में होते हैं कुछ लोग सो कॉल्ड, है ना, सदरी वर्दी पहन के और पान खा के यहाँ पे रस चल रहा होता है, ठीक है ना, और थूकते हैं सड़कों पे और अपना स्टेटस होता है, ब्लोरो में चढ़ गए, है ना, और देखा सामने गरीब है और हॉर्न मार मार के उसको जान निकाल देते हैं। क्यों, अपने ब्लोरो में है भाई, है ना, फॉर्च्यूनर में है। अमीर लोग जो होते हैं सो कॉल्ड। इसने कहा आज के बाद सारे प्रिविलेजेस जो है, फर्स्ट एस्टेट का हो या सेकंड एस्टेट का हो या थर्ड एस्टेट का हो, कोई एस्टेट नहीं, आज के बाद सारे क्या है, नेपोलियन के सिटीजन है। क्या है, नेपोलियन के सिटीजन। ईच एंड एवरीवन विल बी द सिटीजन ऑफ नेपोलियन। इसको समझ लेना अच्छे से। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। कोई भी बच्चा जब पैदा होता था अमीर घर में तो उसको कहते थे तू अमीरों का बच्चा है, और कोई गरीब का बच्चा होता तो उसको गरीब का बच्चा। तो बच्चे को पहले से समझाया जाता था ये सोसाइटी गरीबों की है, इसमें तुम नहीं जाओगे, ये सोसाइटी अमीरों की है, इसमें तुम जाओगे, ये सोसाइटी, ये स्कूल अमीरों का, यहां तुम जाओगे, ये स्कूल गरीबों का, यहां तुम नहीं जाओगे। ये पहले से ही क्रिएट करते थे फ्रांस में, बच्चों को डिवाइड करते थे उनके आइडियाज पे। नेपोलियन ने कहा नहीं, ये सारे बर्थ प्रिविलेज को क्या कर दिया जाएगा, खत्म। कोई आज के बाद अमीर गरीब, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा नेपोलियन के अंडर में नेपोलियन का सिटीजन बन के पैदा हुआ, बस, समझाए ना। बिफोर एंड आल्सो इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश। सारे लोग बराबर है, इक्वलिटी बिफोर, कानून के सामने सब बराबर है। पहला पॉइंट लाया ये। दूसरा, अच्छा, इस पॉइंट से फायदा किसको हुआ होगा, थर्ड एस्टेट को हुआ। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। इससे पहले लैंड जो होती थी, जमीन जो होती थी, वो ज्यादातर पीजेंट्स के पास नहीं होती, इसने किया राइट टू प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश। अब जमीन जो थी वो फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और एबोलिश कर दिया। तो मतलब लैंड जो थी अब वो सबके पास आ गई। इससे भी अच्छा किसके लिए हुआ, थर्ड एस्टेट के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाज सिंपलीफाइड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मतलब हो गया हुकूमत को इसने सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई मतलब डिवीजन किया, सेक्टर्स बनाए। पहले ये होता था एक मोनार्क होता था, वो पूरी कंट्री को चला रहा है और उसके साथ 2% पॉपुलेशन थी। इसने कहा नहीं, आज के बाद मैं डिक्टेटर हूं और मेरे अंडर सारे लोग काम करेंगे और अलग अलग जगह पे मैं अपने अपने ऑफिस बनाऊंगा और वहां पर अपॉइंट करूंगा उस एरिया का लोकल कोई रूलर। एज ए डिक्टेटर ये लोकल रूलर भी अपॉइंट कर रहा था। इससे भी फायदा किसको होगा, पीजेंट्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम किससे, एंड आल्सो मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज का मतलब होता है उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, इसका हाउस टैक्स और सर्वडॉम मतलब होता था बॉन्डेड लेबर। इनको जबरदस्ती काम करवाया जाता था पीजेंट्स को और पैसा नहीं दिया जाता। इसने कहा आज के बाद वो खत्म, आज के बाद जो किसी के यहाँ काम करेगा वो उसको पैसा देगा, नहीं देगा तो फिर हम देखेंगे उसको। इससे भी फायदा किसको हुआ, थर्ड एस्टेट को। यूनिफॉर्म लॉज यानी कि इक्वल लॉज एंड स्टैंडर्डाइजर ऑफ किसका, वेट्स एंड मेजर, उसको क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस। समझ आई नहीं ये चीज, सबके लिए बराबर इक्वलिटी, नापतोल का सिस्टम सबके लिए क्या लाया गया, बराबर लाया गया। इससे भी फायदा किसको हुआ,
थर्ड एस्टेट को। इससे पहले क्या होता था, अगर फर्स्ट एस्टेट का कोई बंदा गलत करेगा ना और गलत तोलेगा तो उसको, सॉरी, तो उसके लिए कानून ये होता था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इट्स ओके। और अगर थर्ड एस्टेट का कोई बंदा करेगा तो उसको सजा दी जाती, उसको मारा जाता था। इसने कहा नहीं, लॉ सबके लिए क्या होंगे, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ किसका, वेट्स। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ किसका, वेट्स एंड मेजर्स का होगा, सबके लिए बराबर होगा, इंट्रोड्यूस किया गया। एंड उसके बाद कॉमन नेशनल करेंसी वाज अडॉप्ट, सारे देश में एक करेंसी चलेगी। इससे पहले करेंसी अलग अलग थी, इससे पहले करेंसी गोल्ड करेंसी एक्सेप्ट करते थे फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट वाले, और इन लोगों के लिए सिक्के जारी किए थे नॉर्मल वाले थर्ड एस्टेट के लिए। इसने कहा आज के बाद सबके लिए क्या होगा, कॉमन नेशनल करेंसी, सबके लिए एक ही करेंसी। एंड उसके बाद फाइनली गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इन टाउन्स वाज रिमूव्ड। पहले ये था टाउन्स, शहरों के अंदर गिल्ड, गिल्ड मतलब होता ग्रुप, मतलब ट्रेडिंग ग्रुप्स, लोग जो ट्रेड करने जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो क्या होता था, जो गरीब होते थे उनको ट्रेड करने की इजाजत नहीं होती थी, उनको कहा जाता था तुम लोग गरीब हो, तुम ट्रेड मत करो। इसने कहा नहीं, आज के बाद अगर किसी के पास एक छोटी सी भी चीज है और वो एक एरिया से दूसरी एरिया उसको वो जा रहा है बेचने के लिए, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन करना चाहे जो कर ले, ट्रेड मजे से करो। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ थिंक अबाउट दिस वाज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपोलियन एंड लुक आफ्टर दिस एंड टेल मी द कंक्लूजन। क्या ये नेपोलियन कोड देखने के बाद आपको लगता है कि इस डिक्टेटर से कोई नफरत करेगा, खासकर थर्ड स्टेट के लोग जो 98% थे, जिनको हमेशा से दुख और टेंशन दिए गए थे, क्या लगता है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी? नेवर एट ऑल, दे लव्ड इट, दे एक्चुअली सपोर्ट हिम, दैट्स व्हाई दे एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड देमसेल्व्स फॉर द नेपोलियन। नेपोलियन एक ऐसा लीडर था, जब नेपोलियन का एकदम हवा बनने लगा ना पूरे यूरोप के अंदर, फ्रांस इतना जबरदस्त ताकतवर बन गया क्योंकि 98% पॉपुलेशन इसके पीछे थी, इसकी एक ताकत बन गई थी, एक सेना बन गई थी ऑटोमेटिकली। ये 10 से 12 साल के बच्चों को घर से निकालकर आर्मी ज्वाइन करवाता था, और लोगों को लगा था कि ये गलत है, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को बोला इसने कि अगर ये बच्चा तुम्हारा 12 साल के बाद 20 साल का हो जाएगा, उसके बाद भी तुम चाहोगे कि इसको क्या मिले, नौकरी मिले, तो इसको मगर मैं 12 साल का ही नौकरी दे रहा हूं, तो दिक्कत क्या है? तो लोगों ने कहा तो अच्छा है भाई। और दूसरा कहा कि तुम लोगों को मेरे रूल के अंदर कोई दिक्कत है नहीं है, तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा जो मतलब सन है, वो मेरे यहाँ आर्मी में ज्वाइन करके तुम्हारी ही रक्षा करेगा, और उसको उल्टा पैसा दूंगा, फ्री में नहीं रखूंगा। अच्छा है भाई। सो पीपल इन ईच एंड एवरी सेक्टर लाउड एंड लॉट टू नेपोलियन। लेकिन बस दिक्कत अगर किसी को थी, वो किसको थी? प्राप्त, आस पड़ोस के नेशंस। फ्रांस एकदम बिल्कुल चमकता हुआ नेशन जा रहा था, फ्रांस एक ताकतवर नेशन बन रहा था नेपोलियन के रूल के अंदर, इस कोड के अंदर में सारे लोग एकदम यूनाइट हो रहे थे। बट एक्चुअली what pinches more to the people, they were actually the proud. The nations, they did not wanted the Napoleon to rule in the France. They wanted the Napoleon to be captured and killed. That same has been happened in the year of 1815. 1815 में नेपोलियन कोड आया, 1804 में कब आया? 1804 में आया। नेपोलियन बना डिक्टेटर 1801 में, कब बना? और नेपोलियन कोड कब आया? 1804 में। एक्चुअली डिक्टेटरशिप कब से स्टार्ट हुई? 1801 से। 1801 से डिक्टेटर बना, और कोड इसने लाया 4 में, तो मतलब 3 साल के बाद कोड लाया, लेकिन 1 से इसने डिक्टेटरशिप स्टार्ट की, तो यहां से लेकर फाइनली 1815 में जंग होती है, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ वाटरलू। क्या होता है? बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू में वही प्राग आस पड़ोस के नेशंस जो होते हैं वो लड़ाई करते हैं किसके साथ? नेपोलियन के साथ, और नेपोलियन को बैटल में हरा देते हैं और मार देते हैं। हिस्ट्री इज टेलिंग दिस कि नेपोलियन को प्राग ने मारा नहीं था, क्योंकि नेपोलियन को इस्तेमाल कर दिया उसके बाद आइडियाज के लिए। इसके पास क्या था? इसके पास आता माजी सटकली थी, ये दिमाग, ये इसका इतना आसान नहीं था, ये बहुत तेज दिमाग था। लोगों ने कहा है, हिस्ट्री में कहा गया कि इसको मारा गया, लेकिन हिस्ट्री विटनेसिंग इट के इसको आसानी से मारा नहीं गया, इसके आइडियाज को बाद में इस्तेमाल कर दिया गया यूरोप को स्ट्रांग बनाने के लिए, कि तुमने एक नेशन को 13-14 सालों में इतना स्ट्रांग कैसे बनाया? एज ए डिक्टेटर लोग तुमसे मोहब्बत क्यों करते थे? ऐसा क्या था? सबसे बड़ा इसके पास फिलॉसफी क्या थी? नेपोलियन कोड। नेपोलियन इतना जबरदस्त इंसान था। नेपोलियन जब जंग में जा रहा था, तो जंग में जाते जाते इसका जब पूरा काफिला जब जा रहा था, तो एक जंगल में एक बूढ़ी औरत आई और एक आदमी से कहा कि ये क्या हो रहा है और कहां जा रहे हो तुम लोग? तो उसने कहा जंग में जा रहे हैं अम्मा, नेपोलियन जंग में जा रहा है। उसने कहा ये नेपोलियन कौन है? तो नेपोलियन ने अपना पूरा काफिला रोक दिया। जब उसने ये आवाज सुनी उसने रोक दिया,
और कहा कि इसको मेरे पास ले आओ। और गया तो बोला बोला कि तुम नेपोलियन को नहीं जानती हो? उसने कहा नहीं, मुझे तो उसने कुछ आज तक अच्छा किया नहीं, मैं कैसे जानूं? तो नेपोलियन पता है अपनी किताब में क्या लिखता है? नेपोलियन लिखता है अब वाजिब है नेपोलियन के लिए कि ये जंग में हारे और मरे, क्योंकि अगर इसका एक भी सिटीजन आज ये कह रहा है कि नेपोलियन है कौन, क्योंकि उसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया नहीं, तो इट इज ऑब्वियस फॉर मी, ये मेरे लिए ऑब्वियस है कि अब मैं जंग में जाऊं और हारूं और मरूं। ये था नेपोलियन। इस वजह से नेपोलियन को इतना लॉ मिला था, इतना ज्यादा रूल मिला था, एंड देन मेकिंग अप नेशनलिज्म इन यूरोप। ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।